नमस्कार बच्चों। दूसरा पाठ मैथिली शरण गुप्त की कविता संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया हूँ। इसमें कवि की चेतना या कवि के भावों को स्पष्ट कीजिए या क्या संदेश देना चाह रहे हैं। कविता का भाव पक्ष की विवेचना कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया हूँ। कविता के कविवर कौन है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और इसमें कवि ने धरा माने धरती पर राम अवतार के उद्देश्य का निरूपण किया है। इसका भाव पक्ष का विवेचन हम इस प्रकार से करेंगे। जो पहला है, जन जन की रक्षा का अधिकार। यहाँ कवि क्या कह रहा है? इस कविता में गुप्त जी ने समाज के जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति को रक्षा का अधिकार प्रदान किया है और उनका मंतव्य है कि समाज के जन सामान्य के पास सुरक्षा के सभी अधिकार प्राप्त हों और वह भी समाज में आदर और सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। प्रशासन उन्हें संपूर्ण सुविधाएं दे। जो हमारा प्रशासन है, जैसे हमारी सरकार है, उसी प्रकार राम राज्य में राम ने लोगों की रक्षा करी थी और वहां का राजा ही पूरा प्रशासन होता था। संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करे जिससे वे जीवन का आनंद भोग सके। यहाँ पर कवि दूसरा ये भी कहना चाह रहा है कि नित रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। तो सरकार को सभी जनता का सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हेडिंग है सुख शांति की स्थापना। सुख शांति की स्थापना के लिए इस कविता की रचना की है। कवि के अनुसार राम इस धरा पर अवतरण जन सामान्य को सुख और शांति पहुंचाना था। राम इस धरा पर चारों ओर सुख शांति की स्थापना करना चाहते थे। प्रत्येक मनुष्य सुख शांति से रहे। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया हूँ, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया हूँ। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया हूँ। विश्वासी का विश्वास बचाने आया हूँ। जिसका भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान ने धरा पर जन्म लिया, असुरों का संहार किया और भक्तों का उद्धार किया। अगला है दीन दुखियों की अभयता प्रदान करना। अभयता माने भय से मुक्त करना दीन दुखी। गुप्त जी ने राम अवतार समाज के दीन दुखी और विवश निर्बल और बलहीन शापित लोगों को अभयता प्रदान करना यानी कि भय से मुक्त प्रदान करना, क्योंकि ये लोग कोणप कुल माने राक्षस कुल से मुक्त दर्शन के समान शोषण का शिकार बने हुए हैं। यानी जो राक्षस है वो किसी का भाई बहन पत्नी को उठा ले जाता और उनको खा जाता था। तो राक्षसों का संहार करने के लिए ही तो राम ने धरती पर जन्म लिया और 14 वर्ष का वनवास के लिए ही तो वन में गए थे। इसीलिए राम उनके हृदय में शासकों के भय को दूर कर इसमें निडरता का संदेश दिया है। उन्होंने शासक कौन था? रावण राक्षस कुल का था। उन्होंने भय और आतंक का वातावरण बना रखा था। तो राम ने क्या है, इनके जो गरीब थे, निर्बल इंसान थे, उनके हृदय में शासकों के भय को दूर करके निडरता का संदेश देना चाहता है। और इसमें दीनहीन मनुष्य को सबल माने शासक या ताकतवर के शोषण से मुक्त हो जाए। श्री राम जी कहते हैं मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। हाँ, अभय वे जिन्हें की भय भी भाषित है, जो कोणप कुल से मुक्त सदृश शासित है। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा। ये कहना चाह रहा है कवि। एक और प्रश्न ये आ सकता है 4 नंबर का, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना के कवि थे, स्पष्ट कीजिए। यानी कि देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी कवि कैसे थे? तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि थे, इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
यहाँ गुरु जी लिख रखा है, यहाँ गुप्त जी है। क्या आएगा? गुप्त जी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गांधीवादी और राष्ट्रीयवादी कवि थे। उनके हृदय में अपने भारतवर्ष और जाति के प्रति अनूठा सम्मान था। उन्होंने समाज के दीनहीन, निर्धन, गरीबों और अछूतों, अबला माने नारियों को और पिछड़े वर्गों को के उद्धार हेतु संघर्ष किया। उनकी भारती संदेश, संगीत, बैताली, किसान, राजा प्रजा, पत्रावली, साकेत, द्वापर, नुहूस आदि अनेक ग्रंथों में क्या है, क्रांतियों में राष्ट्रीय भावना का यथोचित उद्गार व्यक्त हुआ है। इनकी क्या है, ये इन काव्य रचनाओं में क्या है, राष्ट्रीय भावनाओं का वर्णन किया गया है। उन्होंने कभी भी सम्मानित भावनाओं की अवहेलना नहीं की है। भारती में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत महाकाव्य है जो भारती हमने पढ़ा है। इसमें कवि ने राष्ट्र प्रेम क्या है, स्वतः ही झंकृत होता है। वास्तव में गुप्त जी सच्चे अर्थों में देश प्रेमी और राष्ट्र भक्त कवि थे। उन्होंने अपने देश के प्रति ये भावनाएं लिखी है। हमारा देश का वातावरण नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य द्वंद मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। नदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस वंश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इनकी लास्ट वाली लाइन है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अपनी मातृभूमि के प्रति कह रहा है कि वाक्य में ही सौरण मूर्ति है। गुप्त जी का एक और प्रश्न है, अभिव्यक्ति सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। जो मैथिली शरण गुप्त था, अभिव्यक्ति और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभूति माने जो कवि के द्वारा अनुभव होती है उनको कविताओं में व्यक्त कर देता है। कविता में क्या संदेश देना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, वे भाव होते हैं, उसको अनुभूति पक्ष बोलते हैं। और अभिव्यक्ति पक्ष माने भाषा शैली कैसी है। जहां अभिव्यक्ति आए उसका मतलब है भाषा शैली कैसी है। अभिव्यक्त माने उसके शब्द शैली कैसी है, अलंकार छंद गुणों का कैसे उसने प्रयोग किया है। तो अब हम मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली, भाषागत विशेषताओं का विवेचन करेंगे। ये आपने पता है मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने असंख्य रचना हिंदी को समृद्ध किया है। साकेत इनका एक महाकाव्य। इसके अतिरिक्त भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, बैतालिक, किसान, स्वदेशी गीत, गुरुकुल में सिख धर्म का वर्णन किया है। बक्सनहार, यशोधरा में भगवान बुद्ध का, द्वापर माँ भारतीय युद्ध से है। और मंगल घाट, काबा, करबला मुस्लिम से संबंधित है। इनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हैं। जयद्रथ वध, भारती, सिराज, साकेत, यशोधरा, पंचवटी को कुछ विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। गुप्त जी द्विवेदी युग के ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली, इससे पहले क्या ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, खड़ी बोली की जो लड़खड़ाहट है, जो हम बोलते हैं खड़ी बोली, दूर करके उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। इनकी काव्य भाषा भावानुकूल। इनके काव्य के कला पक्ष निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो इनकी पहली क्या है, पहली विशेषता है भाषा। भाषा कैसी थी? उनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। भाषा की दृष्टि से गुप्त जी शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में उनका सर्वाधिक योगदान है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग है। यही नहीं, अनेक सतलों पर वे तद्भव, जो संस्कृत के तत्सम शब्द क्या है, तद्भव में चेंज हो गए, उनका भी प्रयोग किया है। स्थानीय जो देसी भाषा लोकल शब्दों का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। नगेंद्र ने इनकी भाषा के बारे में क्या लिखता है? इनकी भाषा निरंतर
विकासशील रही है। वास्तव में ये काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के विकास के विभिन्न सोपानों में चिन्हित पूरा इतिहास मैथिली शरण गुप्त के काव्य में एकतर मिलता है। व्याकरण की दृष्टि से भी गुप्त जी कैसे हैं? शुद्ध एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। कहीं कहीं वे अत्यंत सरल हो उठते हैं और कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग करने लगते हैं। भाषा में जैसे भाषा की 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में जिसका अर्थ ऐसे कैसे समझ में आ जाए, लक्षणा मुहावरे लोकोक्तियां में आती है, व्यंजना तीसरे प्रकार की शक्ति होती है जैसे बहुब्रीहि समास। तो तीनों शक्तियों का समुचित निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे लाक्षणिक प्रयोग है, बना लो जहां हाँ वहीं स्वर्ग है, स्वयं भू थोड़ा कहीं स्वर्ग है। तो आगे क्या है? शब्द चयन। शब्द चयन का उनकी जैसा कि ऊपर बताया कि खड़ी बोली में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। काव्य भाषा में इन्होंने संस्कृत के तत्सम तद्भव देशज उर्दू के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। यही नहीं, इन्होंने प्रारंभिक काव्य भाषा में ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग देखा जा सकता है। कारण यह था कि आरंभ में ये ब्रज भाषा में काव्य रचना करने लगे थे, लेकिन इतना निश्चित था गुप्त जी शब्द योजना सर्वथा भावानुकूल प्रसंगानुकूल है। उनके काव्य में क्या है? सरसता, भाव संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता माने उसकी भाषा हमारे को समझ में आती है, सर्वत्र देखी जा सकती है। जैसे उनका एक उदाहरण है, इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। यानी कि ये भाषा बिल्कुल साफ शब्दों में समझ में आ रही है। भगवान देश के दीन बंधो माने बिल्कुल गरीब आदमी को अपनाइए और भारतवर्ष को एक पुण्य पवित्र भूमि फिर बनाइए। तो आगे क्या कह रहा है? चित्रात्मक। चित्र क्या है? एकदम से शब्द पढ़ते ही उसका हमारे दिल हृदय में या मन में चित्र छिप जाता है। और बिंब यानी उसका बिंब बन जाता है। बिंब माने इमेज बोलते हैं इंग्लिश में, इमेज यानी चित्र ही बन जाना है। क्या है? चित्र ही बन जाना कोई भी शब्द। जैसे आधुनिक काव्य भाषा में चित्रात्मकता और बिंब योजना के कारण काफी प्रसिद्ध है। गुप्त जी की भाषा शैली में अनेक चित्र बिंबों का प्रयोग किया है। वर्ण विषय को स्पष्ट रूप आकार प्रदान करते हैं। इनके शब्द चित्र कुछ सतलों पर प्रभावशाली बन पड़े हैं, पाठक उनको देखता रह जाता है। जैसे नीला अंबर, नीला अंबर, नीला आकाश, परिधान माने पहने हुए हैं, हरित तट पर सुंदर। जो हमारा समुद्र का किनारा होता है वहां पर कैसा लगता है? यानी कि उस समुद्र तट के किनारे, यानी कि यहाँ खेतों में भी हरियाली के ऊपर जो नीला अंबर होता है वो कैसा दिखता है? जैसे कि नीले वस्त्र पहने हुए हैं, सूर्य चंद्र मुकुट मेखला रत्नाकर, यानी कि सूर्य चंद्र इस भारत के क्या है? मुकुट के समान है। इस प्रकार चित्र बिंबों ने अपने काव्य में तत्र बिखरे हुए हैं। और अगला इसका काव्य रूप। काव्य रूप पहले बताया जा चुका है। गुप्त जी ने असंख्य काव्य रचनाएं लिखी थी। जैसे उन्होंने प्रबंध काव्य कौन कौन से है? जिसमें अध्यायों में बांट करके काव्य की रचना की गई हो। जैसे साकेत था, इसमें 12 सर्ग है, 12 अध्याय हैं। रूपक किसी को प्रतीक बना करके, गीति गा करके तीनों शैलियों का सफल प्रयोग किया है। जैसे जयद्रथ, साकेत, पंचवटी, नुहूस, किसान, शाकुंतला इनके प्रबंध काव्य हैं। यशोधरा कवि का क्या है? चंपू काव्य, यानी कि गद्य और पद्य, यानी कि कहीं कविता है कहीं गद्यांश का प्रयोग किया गया कहानी के तौर पर। और मुक्तक काव्य की कोटि में स्वदेश गीत, मंगल, घट, झंकार, पदावली आदि रचनाओं को रखा गया है। भारत भारती, कुणाल, गीत, बैतालिक, राजा प्रजा, हिंदू आदि मुक्तक काव्य की रचनाएं हैं। और इनका लास्ट है छंद और अलंकार। हरिगीति का इनका प्रसिद्ध छंद था। अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे शब्दालंकार हो गए, यमक, विप्सा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और हरिगीति का इनका प्रसिद्ध छंद है।
आशा करता हूँ आपको यह